Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th political science. So बहुत दिनों बाद हम आज वीडियो बना रहे हैं because of some health reasons. ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते बाद अब वीडियो डलेगी पॉलिटिकल साइंस की, तो वीडियो नहीं आ रही थी. यस, नहीं आ रही थी क्योंकि बीच में त्यौहार था एंड देन उसके बाद थोड़ी तबीयत भी अप डाउन चल रही थी. नाउ आई एम फिट टू मेक अ वीडियो बेसिकली. ठीक है, इतना फिट भी नहीं है लेकिन हाँ फिट है कि वीडियो बना सकते हैं और बोल सकते हैं ठीक ठाक. सो जो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है आपका चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज फेडरलिज्म. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज फेडरलिज्म. अब ये चैप्टर नंबर 7 भी उसी तरीके से होगा जिससे पहले चैप्टर होते हुए आए हैं. मतलब कि कैसे टुकड़ों में, मतलब हो सकता है इसके 3 टुकड़े हो सकता है इस चैप्टर के 4 टुकड़े हो. ठीक है, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता ऐसा. ठीक है, सो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि हम बहुत कुछ जानेंगे इस चैप्टर में. हमारा जो सिस्टम है, यस वी आर डेमोक्रेसी, बट हमारे पास फेडरलिज्म भी है. फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पता चलेगा. ऑलरेडी पता है, जुडिशरी में हमने पढ़ा है कि स्टेट सेंटर के बीच में क्या होता है, हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, उसको सॉल्व कौन करता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. तो सेंटर स्टेट का पूरा जो मुद्दा है वो डिस्कस होगा इस चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं फेडरलिज्म. अब आपको 2 मैप दिख रहे हैं आगे. तो इंडिया इन 1947 में इंडिया कुछ इस तरीके का था. अब जो प्रेजेंट हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का है. ठीक है, प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इस तरीके का है, और इंडिया इन 1947 हमारा कुछ अलग तरीके का है. ठीक है, जो उस समय हुआ करता था कि जो तिब्बत था वो अलग हुआ करता था, चाइना अलग हुआ करता था 1949 में. 1949 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया एंड देन बहुत सारी हमारे रिलेशनशिप कभी सुधरे कभी बिगड़े, तो बहुत सारी चीज़ें होती रहीं. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पहले इतनी सारी स्टेट्स नहीं हुआ करती थी. नॉर्थ ईस्ट में पूरा एक ही देख रहे हो, पूरा असम हुआ करता था पहले. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो चेंज होती गई साथ के साथ. ठीक है, ये पहले कुछ और हुआ करता था, ये बांग्लादेश में तो नहीं हुआ करता था. तो बहुत सारी चीज़ें बदली. पहले हमारे पास तमिलनाडु नहीं हुआ करता था. ठीक है, लेकिन अब है. देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो कि ये पूरी एक हुआ करती थी पूरी स्टेट. तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं. ठीक है, तो वही बदलाव डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो हमने देखा कि साथ के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. जब जैसे ही हमें आज़ादी मिली उसके बाद क्या हुआ कि जो आज़ादी का मेन सोर्स था वो था कि भाई लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, मतलब लैंग्वेज एक बेस होना चाहिए कि जिस हिसाब से स्टेट डिवाइड हो. हम साउथ में देखते हैं कि तमिलनाडु वाले अलग लैंग्वेज बोलते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी बोलते हैं, कन्नड़ हो गई, बहुत सारी मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, तो सारी अलग अलग लैंग्वेज हैं जिसके बेसिस पे जो स्टेट हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए इतनी सारी स्टेट्स अब और ओरिजिन हुई हैं. और ये ओरिजिन होने से बहुत फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है. नुकसान ये है कि जितनी ज़्यादा स्टेट होंगी उतनी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होगी सेंटर स्टेट की. तो स्टेट अगर वही बात है ना, जितने ज़्यादा बर्तन उतनी ज़्यादा आवाज़, तो वही बात है यहाँ पे, जितनी ज़्यादा स्टेट्स होंगी उतने ज़्यादा ही उनके बीच में लड़ाई होगी. सो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है हमें इस चैप्टर के अंदर. सो स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर को. व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट इज़ फेडरलिज्म. ठीक है, तो यूएसएसआर वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स सुपर पावर्स. तो हम सबको पता है कि यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर हुआ करता था बट उसको अब तोड़ दिया गया है, रशिया हो गया है ना, तो वो सारी चीज़ें. तो यूएसएसआर वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स सुपर पावर, बट आफ्टर 1989 इट सिंपली ब्रोक अप इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्री. तो यूएसएसआर पहले एक वर्ल्ड सुपर पावर हुआ करता था, बट 1989 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उस यूएसएसआर को टुकड़ों में टूटना पड़ा. ठीक है, वो इसका कारण ये था कि जो रशिया था, मतलब तो जो एक सेंटर था, तो वो क्या हो रहा था कि एक ही गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा था पावर का. जितनी भी पावर थी वो सेंटर के पास आ रही थी. जो बाकी जो स्टेट्स थी या जो बाकी अलग लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी उनको पावर उतनी नहीं मिलती थी, या उनके जो इश्यूज थे वो डिस्कस नहीं हो पा रहे थे तरीके से. तो ये रीज़न था किसका, ब्रोकिंग अप का. ठीक है, अब वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर इस ब्रेकअप वाज द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर. जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि जो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा था और कंसंट्रेशन हो रहा था पावर का सेंटर के, मतलब कुछ ही लोगों के पास पावर थी उतने सारे लोगों की. ठीक है, द डोमिनेशन ऑफ रशिया ओवर अदर रीजन विद इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर ऑफ देयर ओन. तो जो उनका कल्चर था, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज थी, उनका जो कल्चर था, फॉर एग्जांपल हम उज्बेकिस्तान ही ले लें तो वो भी एक पार्ट हुआ करता था यूएसएसआर का. तो उनका जो एक कल्चर था, एक ट्रेडिशन था, वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे मिट रहा था बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रलाइजेशन और कंसंट्रेशन ऑफ पावर.
तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इनसे अलग हो जाएंगे, मतलब सीड हो जाएंगे। सीड बोलते हैं मतलब टूटने को बेसिकली, ठीक है। बट इंडिया में क्या ऐसा स्टेट कर सकते हैं? नहीं। तो इंडिया में ऐसा स्टेट्स नहीं कर सकते कि वो यूनियन से अलग हो जाए। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये पावर नहीं देता उनको, ठीक है। बट उस समय यूएसएसआर ने में ऐसा हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अ फ्यू की आइडियाज एंड कंसेप्ट एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म, तो कुछ की आइडियाज या हम बात करें कंसेप्ट जो एसोसिएट करते हैं किससे, फेडरलिज्म से। तो फेडरलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट को भी अच्छा मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो कुछ बोल सके। इसलिए जो हमारी कंट्री है उसमें स्टेट लिस्ट अलग से होती है, यूनियन लिस्ट अलग से होती है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग से होती है। तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, हो सकता है तो अगली वीडियो में कर लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। सो फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज इंक्लूड होती है। एक होती है रीजनल लेवल पर, एक होती है नेशनल लेवल पर। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हो, सो आप चाहते हो कि यहाँ पे कौन जीते? आम आदमी पार्टी बेसिकली। यस, प्रोग्रेस की है उन्होंने, तो यस हम चाहते हैं कि वो आए, ठीक है। तभी तो इतने वोट्स उन्हें मिलते हैं, क्योंकि लव्ड पार्टी है यहाँ की। बट अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर हम सोचते हैं, अलग अलग ओपिनियन होता है हर किसी का। कोई बोलता है कोई पार्टी आए, कोई बोलता है दूसरी पार्टी आए, तो हर कोई अलग अलग पार्टी की बात करता है। फॉर एग्जांपल बीजेपी हम बोल देते हैं, तो बीजेपी को बहुत अच्छा वोट मिलता है, इसका मतलब वो लव्ड पार्टी है। उसी हिसाब से अगर हम बात करें अब दूसरी किसी पार्टी की ले लो, कांग्रेस ले लो, तो उनको अब उतने वोट नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एक इंसान है, जैसे कि मैं ही हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, सो यस, तो मेरे लिए क्या है, रीजनल स्टेट के लिए मैं चाहता हूँ कि कौन आए, आम आदमी पार्टी। बट मैं चाहूंगा नेशनल लेवल पर कौन है, बीजेपी। सो मेरी भी क्या होगी, दो आइडेंटिटी हो गई, एक रीजनल लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर। सो फेडरलिज्म एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है जिससे दो सेट ऑफ पॉलिटीज को इंक्लूड करते हैं हमें कंट्री के अंदर। So the people likewise have two set of identities and loyalties. Yes, तो दो set of identities and loyalties होती है। मतलब एक जो होता है वो रीजन के प्रति होता है, एक नेशन के प्रति। तो हमारी दो ड्यूटी होती है, एक नेशन के प्रति और एक सेंटर स्टेट के प्रति। तो ऐसा कुछ होता है किसके अंदर, फेडरलिज्म के अंदर। So the detail of this dual system of government are generally spelled out in a written constitution which is considered to be supreme and which is also the source of the power of both sets of government. तो ये जो डिटेल्स है भाई, अब इसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि कंफ्लिक्ट होने लगते हैं कि भाई मेरे पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए या तुम्हारे पास ज़्यादा पावर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बहुत ज़्यादा क्या होने लगता है, उसमें दिक्कतें आने लगती है कि भाई स्टेट बोलते हैं कि हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए और सेंटर बोलता है हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने साफ साफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि भाई देखो जो जो इसमें लिखा हुआ है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हालांकि वो चेंज हो सकता है और हमने पढ़ा भी है कि कैसे चेंज वो हो सकता है। वो इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर्स में पहले ही डिस्कस हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपके ये रोल है, आप ये रोल परफॉर्म करोगे, आपका ये रोल है, आप ये रोल परफॉर्म करोगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। So to prevent conflicts between the center and the state, there is an independent judiciary to settle dispute. So हमने देखा था कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था किसका, सुप्रीम कोर्ट का, वो ये था कि वो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करेगा। स्टेट के बीच में होता है तो रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो आता है वो हमने देख लिया ना, पिछला ही चैप्टर पढ़ के आए। आप जिसको नहीं पता कि कितने तरीके के जुरिस्डिक्शन होते हैं वो प्लीज़ जाके देखना। उसमें हमने रिट जुरिस्डिक्शन पढ़ा है, ओरिजिनल पढ़ा है, एपिलेट पढ़ा है, एडवाइजरी पढ़ा है, और रिट के अंदर भी 5 चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, शर्सरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना, सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं बहुत तरीके से। नेक्स्ट, सो फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म कैसे आया? तो बेसिकली हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है वन ऑफ द डाइवर्स कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। हमारे पास कम से कम 200-300 से भी ज़्यादा लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो हमारे पास ऑफिशियली हमारे पास 22 लैंग्वेजेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जिसके बारे में 22 लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल 8 में मेंशन्ड है, ठीक है भाई, ठीक है। हालांकि पहले 18 थी लेकिन 4 और जोड़ी गई, बट जो अभी टोटल टैली है वो है 22 लैंग्वेजेस हैं किसके अंदर, शेड्यूल 8 के अंदर, ठीक है। तो इतनी लैंग्वेजेस हैं। हमें पता है कि हमारे पास कितने तरीके की ट्राइबल कम्युनिटी है, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी मतलब कि जो बहुत छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं जो पाई जाती है कुछ एरियाज़ में हमारे इंडिया के अंदर। तो बहुत तरीके का कल्चर है, बहुत तरीके के ट्रेडिशन है, बहुत तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है।
तो इसको प्रिवेंट मतलब इसको बचाने के लिए, टू प्रिजर्व दिस कल्चर, दिस डाइवर्सिटी, हमने क्या किया, हमने फेडरलिज्म अपना लिया कि भाई जैसे तमिलनाडु में क्या है कि तमिल स्पीकिंग लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे उसको नाम दे दिया तमिलनाडु, ठीक है। अब जैसे और भी मद्रास को तोड़ के बनाया गया था ना, तो उस तरीके से अलग अलग चीज़ें बना दी, जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट्स का जो डिवीजन है वो भी किस तरीके से हुआ है, लैंग्वेज के बेसिस पे कहीं ना कहीं, ठीक है। So the most important feature of the federal system adopted by the Indian Constitution is the principle that relation between the state and the center would be based on cooperation. So फेडरेशन तीन तरीके का होता है, लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए, कॉपरेशन फेडरेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कॉपरेटिव या कॉपरेशन, जो बोलना है बोल सकते हो। सो कॉपरेशन फेडरेशन होना चाहिए, मतलब एक भाई भाई वाला संबंध होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर बड़ा भाई, स्टेट छोटा भाई, मतलब कि कंपटीशन तो होगा दोनों के बीच में। जैसे अगर आपके भी घर में कोई भाई हो छोटा बड़ा, अगर दोनों के बीच में कंपटीशन तो होता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा नंबर लाऊंगा, या मैं तेरे से ज़्यादा कमाऊंगा, या जो भी जिस भी तरीके का कंपटीशन होता है, या मैं तेरे से ज़्यादा पतंग काटूंगा, या मेरे को तेरे से ज़्यादा पटाखे मिलेंगे, जो जिस भी तरीके का कंपटीशन है, तो उसमें कंपटीशन तो होता है, बट एक कॉपरेशन भी होता है। अगर आपके छोटे भाई को कोई मार दे तो आप उसको सहायता के लिए जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके का कॉपरेशन होता है। अगर भाई को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉर्ट आउट करते हो। सो यस, ये भी एक कॉपरेशन है। तो यस, देयर विल बी कंपटीशन, बट कॉपरेशन भी जरूरी है। सो इस तरीके का जो फेडरेशन है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जैसे कि आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये क्या होना चाहिए, यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए। सारी स्टेट का यूनियन ही हमारे भारत को बनाता है। सेकंड क्लॉज कह रहा है हमारा कि द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो स्टेट और जो टेरिटरीज है वो किस के बेसिस पे होनी चाहिए, फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से होनी चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, जानोगे, जितना जितना आगे बढ़ते रहोगे उतने उतने जानते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो डिवीजन ऑफ पावर अभी कर ले तो देख, हो सकता है कि आधा रह जाए और हो सकता है कि पूरा भी हो जाए, तो देखते हैं कितना हो पाता है। तो डिवीजन ऑफ पावर भी कर लेते हैं। तो फेडरेशन का बेसिकली मतलब है डिवीजन ऑफ पावर, हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट। अगर आपको कुछ नहीं पता है फेडरेशन के बारे में तो आप सीधा बोल देना भाई फेडरेशन मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। सेंटर और स्टेट के बीच में जब डिवीजन ऑफ पावर हो जाए तो हम उसको बोल देते हैं फेडरेशन, सिंपल। So there are two set of government created by the Indian Constitution, one for the entire nation called the Union Government and one for each unit or state called the State Government. तो हमारे पास क्या है, दो सेट ऑफ गवर्नमेंट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या है, नेशनल लेवल पे, सेकंड क्या है, स्टेट लेवल पे। तभी तो दो इलेक्शन होते हैं ना, एक स्टेट के लिए, स्टेट असेंबली के लिए, एक लोकसभा के लिए। तो दो तरीके के इलेक्शन होते हैं। तो एक बनाता है यूनियन गवर्नमेंट, एक से बनती है स्टेट गवर्नमेंट। सो इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट विच पावर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन एंड विच अंडर द स्टेट्स, दिस कैन बी रिजॉल्व्ड बाय द जुडिशरी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो अगर कोई डिस्प्यूट आता है पावर्स के लेकर के कि भाई मेरे पास ज़्यादा पावर है, तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है, ये कौन सा काम मैं करूँगा, कौन सा तुम करोगे, तो इसको सॉल्व करने का काम है जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी कैसे सॉल्व करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है उसी को इंटरप्रेट करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रेट करना। पहले ही जान चुके हैं हम कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं हम क्या करते हैं, सॉरी लेजिस्लेचर से लेते हैं। लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं लॉ को। जुडिशरी क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो सेम चीज़ है ना भाई। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तीन तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आते हैं हमारे 97 सब्जेक्ट्स, मतलब 97 सब्जेक्ट है जो सारे यूनियन के अंदर आता है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन्ड है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वार एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवे, स्पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यूनियन लेजिस्लेचर में या यूनियन लिस्ट में कि सारे सब्जेक्ट्स वो हैं जो नेशनल लेवल पर कंट्रोल किए जाते हैं। अब एक तरह पे हम स्टेट लिस्ट भी देख लेते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या है, एग्रीकल्चर है, पुलिस है, प्रिजन है, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, लैंड है, लिक्वर है, ट्रेड एंड कॉमर्स, लिव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। तो इनमें क्या आ गया, सारे स्टेट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी इसमें आ गई। कंकरेंट में आ जाएगा एजुकेशन। अब कंकरेंट वो होता है जिसमें दोनों ही लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी। अब कैसे बना सकते हैं, बहुत ही मतलब बात करें थोड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो बन जाता है कभी कभी, लेकिन अभी हम सिर्फ जाने की कंकरेंट होता क्या है। तो कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों ही जो गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, adulteration, adoption and succession. So both union and state legislature alone can make law on these matters. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कंकरेंट लिस्ट को, कि अभी आपने देखा था कि एक निकला था दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, DBSC करके, एक दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाला था, और एक क्या होता है सेंटर का होता है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जो एजुकेशन है उस पर स्टेट भी कर सकता है और सेंटर भी कर सकता है, दोनों ही लोग लॉ बना सकते हैं इंडिविजुअली, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बना सकता। तो यूनियन में कितना है 97, ये तो बता दिया आपने। अब स्टेट और कंकरेंट का, तो कंकरेंट में है 66 सब्जेक्ट, चेक कर लेना, मैं करेक्ट हो भी सकता हूँ नहीं भी, लेकिन यूनियन का कंफर्म है, यूनियन का 97 है, दैट इज कंफर्म। लेकिन कंकरेंट और स्टेट का चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से कंकरेंट में 66 है और स्टेट में आते हैं 40 की लाइन में, ठीक है, 40 to 50 के आसपास, ठीक है, चेक कर लेना एक बार ये दोनों और मुझे कमेंट में बता देना। अब एक होता है इसी में रेसिड्यूरी पावर, एक होता है इसमें क्या, रेसिड्यूरी पावर। सो रेसिड्यूरी पावर में आ जाता है वो लॉ जो तीनों में से किसी में मेंशन नहीं है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, तो लेकिन इन पे लॉ कौन बनाता है, इन पे लॉ बनाता है सीधा सीधा यूनियन। सो हम बोल सकते हैं कि जो रेसिड्यूरी पावर है वो सीधा सीधा यूनियन लिस्ट में भी आ सकती है, फॉर एग्जांपल साइबर लॉज। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हम कल कर लेते हैं, ठीक है, फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो यहाँ तक छोड़ देते हैं इस चीज़ को, डिवीजन ऑफ पावर तक तीनों लिस्ट पढ़ ली हमने, रेसिड्यूरी पावर देख ली, रेसिड्यूरी पावर क्या होती है, जिसमें सिर्फ यूनियन लिस्ट बना सकता है लॉ, तो बेसिकली हम उसे यूनियन लिस्ट में डाल सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने देख लिया साइबर लॉ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी वैक्सीनेटेड।